द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ जाइए एक थोड़ा सा बात। द्विघात बहुपद क्या समझेंगे? द्विघात बहुपद, ठीक है। ये 4 गो टॉपिक है, 5 टॉपिक है, ठीक है। द्विघात समीकरण, गुणनखंड द्वारा हल, मूल ज्ञात करना, विवेचक और मूलों की प्रकृति, ये 5 टॉपिक कवर करना है। कवर करने से पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है इससे, द्विघात बहुपद से, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है px बराबर a0 x1, ठीक है, a1 a0 x0, a1 x1, a2 x2 और a3 x3 डॉट डॉट an xn। जहाँ पे ये जो है ना ये वाला, इसको औचर कहेंगे। क्या कहेंगे? औचर। इसको क्या कहेंगे? औचर, ठीक। ये जो ये टर्म आएगा ये वाला x1 ये होगा चर, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वेरिएबल। क्या कहेंगे बाबू? वेरिएबल। इसको बोलेंगे कांस्टेंट। समझिए, थोड़ा सा इसको समझिए, उसके बाद इस पर चलते हैं। द्विघात बहुपद, इसका सिंपलेस्ट टर्म होता है px बराबर सिंपलेस्ट टर्म ax² प्लस bx प्लस c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। इस पर भी गौर कीजिएगा, ठीक है। ये साथ में ये रहना चाहिए कि a 0 के बराबर नहीं है। अगर a 0 के बराबर यहाँ पे हो जाए तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। यानी कि 0 हो जाए तो bx प्लस c ये रैखिक बहुपद होगा। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। तो कभी कभी ये द्विघात बहुपद, इसका अधिकतम घात कितना है? 2। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 2। तो अधिकतम घात जो है लिख रहे हैं ना, यही सब आपके एग्जाम में पूछता है। 2 शून्य कितना है? शून्य कितना होगा? इसका शून्य कितना होगा? 2 ही होगा। जितना ये पावर है शून्य के 2 होगा। इसका मूल जो है, मूल भी पूछा जाए तो मूल भी 2, ठीक है। और मूल के साथ साथ कभी कभी पूछता है कि इसका अधिकतम घात लिख दिया है, शून्य निकल गया है, मूल निकल गया है, इतना ही पूछेगा, ठीक है। समझे? तो इसका मूल को 2 मूल निकलेगा, एक का नाम होगा अल्फा, एक का नाम होगा बीटा। समझ गए? रूट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, मूल को रूट कितना रूट होगा, कभी कभी इंग्लिश इसका पूछ देता है, ठीक है। अब देखिए, ये द्विघात बहुपद का शून्यक थोड़ा सा समझ जाइए। क्या समझिएगा? शून्यक। जब इस बहुपद का शून्यक का बात कहा जाए, क्या कहा जाए? शून्यक का, तो क्या करिएगा देखिएगा। द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक, देखिएगा बाबू, द्विघात बहुपद का क्या? शून्य। तो द्विघात बहुपद का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? बोलिए। ax² bx प्लस c, बोलिए। x² bx प्लस c। या इसको अगर हम ये टोटल टर्म को 0 के बराबर करें तो ये होगा ax² bx प्लस c बराबर क्या? 0 हो जाएगा। तो यही द्विघात बहुपद का क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक। द्विघात बहुपद का शून्यक यानी कि द्विघात समीकरण क्या है, ये ना पढ़ेंगे टॉपिक। द्विघात समीकरण क्या है? तो जब हम ये वाला टर्म को, ये द्विघात बहुपद के सिंपलेस्ट टर्म को अगर 0 के बराबर करें तो ये हो जाता है द्विघात समीकरण। क्या हो जाता है? यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 कर दें तो ये हो जाएगा क्या है? क्या होगा? द्विघात समीकरण। समीकरण कभी बोलिए। मैथ है। हाँ, मैथ है। चलिए, ऐसे महान लोग बैठे हैं, क्या मैथ है कि संस्कृत, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, खुशी की बात है। चलिए देखिए ध्यान से, द्विघात समीकरण जब इसके सिंपलेस्ट टर्म को 0 के बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलिए। 0 समीकरण बनेगा। क्या बनेगा? समीकरण। तो द्विघात समीकरण, इसका 2 मूल होता है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है। तो इसका 2 मूल होता है, तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर? 0 के बराबर।
समझ गए? यस सर। अब देखिए द्विघात समीकरण ये समझ गए कि जब इसके द्विघात बहुपद के सिंपलेस्ट टर्म को अगर हम 0 के बराबर कर रहे समझ हैं, में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा अभी नहीं है? आया। आएगा, समझ में आएगा। थोड़ा सा आपके नेटवर्क पकड़ेगा, अभी इतना समझिए ना। सब नेटवर्क ऊपर घूम रहे हैं। नहीं पकड़ता है। इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है? तो 2। शून्य कितना होता है? 2। मूल कितना होता है? 2। ये सब बता रहे हैं। अगर जाकर ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा इसका तो एकदम आप आराम से पकड़ लीजिएगा, ठीक है? नेशनल का नेटवर्क पकड़ा है। हाँ, तो उसको एयरटेल आइडिया पकड़वाइए, ठीक है? आइडिया का नहीं पकड़ रहा है। तो द्विघात बहुपद का शून्य समझ गए ये? मतलब 0 के बराबर करिएगा ना तो शून्य हो जाएगा। जैसे गुणनखंड द्विघात समीकरण को कैसे हल करिएगा, ठीक है? तो हल करने का विधि है गुणनखंड द्वारा, ठीक है? माने मूल ज्ञात करना है गुणनखंड द्वारा। चाहे एगो नाम है शीघ्राचार, क्या नाम है? तो वो वाला फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण गुणनखंड द्वारा हल करिएगा। जैसे देखिए x² प्लस x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात क्या है इसका? 2 है। तो जब अधिकतम घात 2 है तो इसका गुणनखंड द्वारा हल करना है। किसके द्वारा? गुणनखंड द्वारा। तो इसको गुणनखंड द्वारा हल करने की विधियां है कि ये फर्स्ट इंटू लास्ट से गुणा करेंगे। अच्छा समझिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट से गुणा करेंगे। ये थोड़ा सा करेला जैसे अब लगता है, ठीक? जब समझिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा? रसगुल्ला हो जाएगा। तो देखिए 1 में 12 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 12 होगा। 3 चौके 12। तो ये देखिए गुणा करने पर -12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 12। और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। प्लस 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? x आना चाहिए, माने एगो x आना चाहिए। तो ये बताइए हम 4x में से 3x घटाते हैं तो कितना x बचेगा? एगो x बचेगा, एगो x। तो एगो x को 1 नहीं लिखा जाता है लेकिन दिखाया जाता है, ठीक है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। तो बताइए 4 गुणे 3 चरती आई होता है। तो 4 गुणे 3 करेंगे -3 तो -12 आएगा। आएगा क्या? और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? x आएगा। तो ये कहता है गुणनखंड विधि कहता है फर्स्ट इंटू लास्ट कि फर्स्ट और लास्ट को गुणा करिए और गुणा करके इस फैक्टर को तोड़िए और तोड़ करके देखिए कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो बात सही है, नहीं आ रहा तो गलत है, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो एगो x बचेगा और चरतियां क्या हो जाएगा? 12। तो दोनों में से कॉमन लीजिए x प्लस 4 -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या होगा? 4 बराबर 0। अब x माइनस 3 x प्लस 4 बराबर 0। जब ये और ये फैक्टर सही रहता है, सेम आता है, तो समझिए कि ये आप सही बनाए हैं। अगर ये x प्लस 4 आ गया, x प्लस ये 9 आ गया तो ये गलत है, ठीक है? माने ऑल सेम आना चाहिए, अलग नहीं आना चाहिए। तो इसमें कहिएगा यदि, क्या कहिएगा? यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या? 3। यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर -4। तो इसका शून्यक निकलेगा। शून्यक 2 को निकलेगा ना, एक इसे 2 पावर है तो 2 शून्यक निकलेगा। अगर 3 पावर हो तो कितना शून्य? 4 पावर हो तो इसी में बहुपद में अगर चलिएगा ना तो द्विघात में 2 और त्रिघात में 3। त्रिघात माने जिसका घात 3 हो, चतुर्घात में 4, एक घात में 1। तो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक घात में कितना शून्यक होता है तो कहिएगा 1, और द्विघात में कितना शून्यक होता है? 2, और त्रिघात में, चतुर्घात में, और n घात में n। जितना कहा रहे उतना, ठीक है? तो ये 2 शून्यक निकला, एक 3 निकला और क्या निकला? -4 निकला, ठीक है? अब देखिए तो ये हम शून्यक ही निकाल रहे हैं, मतलब बहुपद को 0 करके शून्यक ही निकाल रहे हैं, लेकिन ये द्विघात समीकरण है। क्या है? समीकरण। जब ये द्विघात बहुपद के टर्म को 0 के बराबर करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। समझ में आया? ये प्रश्न बार बार पूछता है कि x² - 9 का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें, एक का प्रश्न देंगे आपको ताकि मन लगे, ठीक है? तो x² - 9 का शून्यक ज्ञात करें। जब शून्यक का है तो तुरंत शून्य के बराबर करेंगे। किसके बराबर? शून्य के बराबर, यानी कि x² - 9 बराबर क्या लिखेंगे? 0।
तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, क्या है, तो एक्स बराबर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट होगा, क्या होगा, रूट। तो एक्स का मान इसमें से जब वैल्यू निकलेगा ना तो 2 को निकलेगा, प्लस माइनस क्या 3, तो एक वैल्यू लिखेंगे +3, एक वैल्यू लिखेंगे -3। समझ में आया? तो इसी तरह से एक प्रश्न ये सब नोट करके एक प्रश्न बनाइए, हम देते हैं आपको। एक्स स्क्वायर -25/4 का शून्य ज्ञात करें, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी बात मत बोलिए, इसको छाप लीजिए, उसके बाद जितना बात बोलना है बोलिएगा। चले छापिए, क्या आएगा थोड़ा, ये द्विघात समीकरण है ना, ये समझ गए तो आगे वाला बहुत सारा क्वेश्चन समझना स्टार्ट कर देंगे। चलिए करिए। विवेचक है ना, क्या बन नहीं हुआ है, बन नहीं हुआ है, चल नहीं रहा है, चला रहे हैं, ठीक। देखिए विवेचक, विविधकर या विवेचक मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। बाबू अब थोड़ा साइलेंट होकर सुन लीजिए, यहाँ से आपका टावर पकड़ेगा, ठीक है। हाँ यहाँ से देखिए बता रहा है, ये जो है ना द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए होता है ये विवेचक या मूल की प्रकृति। तो कोई द्विघात समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, ax स्क्वायर bx + c बराबर 0 ऐसे है, ठीक है। तो ये a है, b है और क्या है c, इसमें 3 टर्म दिया है। तो फॉर्मूला होता है d बराबर, देखिए क्या होता है, b स्क्वायर - 4ac, क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर - 4ac। तो इसको कहते हैं विवेचक, क्या कहते हैं, विवेचक, या इसी को कहते हैं विविधकर, क्या कहते हैं, विविधकर, ठीक है। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या होता है, अच्छा से सुनिएगा, इसको विवेचक कहते हैं, फॉर्मूला है। विवेचक का मान निकालेंगे, ये d का मान निकालेंगे, पहला टर्म समझिए, d का मान निकालिएगा तो d का मान प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी और 0 भी आ सकता है, 3 कंडीशन उत्पन्न होगा। d का मान जो है 0 भी आ सकता है, प्लस में आ सकता है और किस में आ सकता है, माइनस में। इसमें 3 कंडीशन होगा। तो अगर d का मान माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में, प्लस में और 0, तो d का मान माइनस आएगा तो d < 0 कहेंगे, क्या कहेंगे, <0 मैथ की भाषा में। ये आपकी भाषा है, ठीक है, अपनी भाषा है, समझने की भाषा है। और d > 0 आएगा तो कहेंगे कि प्लस में आएगा, क्या आएगा, प्लस में। और d बराबर 0 आएगा तो कहेंगे क्या, कि 0 के बराबर आ रहा है। तो इस तीनों का कंडीशन अलग अलग होता है। जब ये हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो d का मान वैल्यू इसका निकलेगा, 3 तरह का वैल्यू निकलेगा। कितने तरह का, 3 तरह का, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा और एक 0 आएगा। तो प्लस में आएगा तो इसको कहेंगे d > 0, यानी 0 से बड़, 0 से बड़, कभी छोट ना। d <0 तो 0 से छोटा, 0 से हमेशा छोटा, यानी कि 0 से छोटा यानी कि माइनस में। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 0 है तो 0 से बड़ा कहेंगे तो प्लस में चल जाएंगे, कहाँ चल जाएंगे, प्लस। और 0 से इधर चलेंगे तो कहाँ पे, माइनस में। और 0 के बराबर रहेंगे तो d = 0 यहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जब d = 0, इसमें 3 कंडीशन आता है, इस तीनों कंडीशन से प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, हर साल प्रश्न पूछा जाता है, एक साल नहीं, हर साल। इसमें से एक प्रश्न रहेगा तो रहेगा। तो यदि इसमें कंडीशन होता है 3 कंडीशन, d > 0, d > 0 पहला कंडीशन। इतना बात समझ में आ रहा है आपको। यदि d < 0, यदि d बराबर 0, तो अगर d > 0 होगा तो इसको कहिएगा मूल, इसका मूल जो है वास्तविक, क्या होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। हम निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। आइए d < 0 होगा तो मूल जो वास्तविक का उल्टा क्या होता है, अवास्तविक, क्या होता है, अवास्तविक और असमान, और असमान।
होगा मूल। आइए, जब d बराबर 0 होगा तो मूल बराबर होगा, मूल वास्तविक भी होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। और क्या होगा? बराबर भी होगा। तो ये आपको याद करना है, इतना आप याद करिएगा, ठीक है? ये कंडीशन समझे? अब हम पूछेंगे तो बताइएगा। जब d का मान ये इसके मतलब होता है प्लस में, क्या इसके मतलब होता है माइनस में, इसके मतलब होता है बराबर, ठीक है, इक्वल टू में। तब देखिएगा, अगर हम d का मान प्लस में ले चले तो मूल कैसा होगा? प्रकृति पूछता है, मूलों की प्रकृति। ये मूलों की प्रकृति जांच करने का ये 3 कंडीशन है कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा। तो d का मान अगर ग्रेटर होगा तो मूल कैसा होगा? बोलिए, प्लस में आएगा तो क्या होगा? मूल वास्तविक और क्या होगा? असमान। बोलिए तो d ग्रेटर देन 0 तो मूल कैसा होगा? d लेस देन 0 होगा तो? जब d बराबर 0 होगा तो? अब देखिए, मूल वास्तविक इसमें इसका नाम दूसरा भी है, इसको काल्पनिक भी बोलते हैं। अवास्तविक को क्या बोलते हैं? आराम से बोलिए सर। देखिए ना, निकल रही है, वही तो सर। लगाइए निकल चला है। लगाइए। हेलो लगाइए। हेलो हेलो, देखिए, तो मूल इसको अवास्तविक को कहेंगे काल्पनिक। क्या कहेंगे? काल्पनिक। काल्पनिक का देखिए, काल्पनिक का मतलब क्या होता है? काल्पनिक मतलब कल्पना करना। क्या करना? कल्पना करना। मतलब कल्पना करना है कि जैसे नहीं, कोई कल्पना करता है, सोए से सपना देखता है कि हम बन गए, प्रधानमंत्री बन गए हैं। लोग काल्पनिक कल्पना करता है, या इमेजिन करना, इमेजिनरी। देखिए, कभी कभी हाँ, वैसा ही सबका होता है। मूल वास्तविक को कहेंगे रियल। कभी कभी ना, देख लीजिए, सुनिए, कभी कभी वास्तविक न कह के बिहार बोर्ड आजकल बहुत चालाक हो गया है, कह देगा कि मूल रियल होने के लिए क्या होगा। तो रियल आज तक ऐसे ऐसे लिख रहा है आजकल, रियल होने क्या शर्त है। तो आज तक रियल नहीं देखे हैं तो सीरियल की कहानी लिखने लगेगा, ठीक है, केवल नहीं पता होगा। तो रियल मतलब क्या होता है? तो रियल मतलब वास्तविक। ये भी वैल्यू समझिए, इस इंग्लिश को भी समझिएगा, ठीक है। कल एक बार पूछा था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो थोड़ा बहुत ये भी जानना जरूरी है आपको, ठीक। तो मूल अवास्तविक जिसको इमेजिनरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। समझे बात? तो डी निकालते हैं, एक प्रश्न लेते हैं, ऐसे डी निकालते हैं। आप बताइएगा कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा, ठीक है। तो डी निकालते हैं, एक प्रश्न यहाँ पे लेते हैं, ये सब आप उतारिएगा, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में ही उतार लीजिएगा, ठीक है, ताकि कहीं गलती से टीचर बन जाए तो ये समझाने में काम आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर 2x स्क्वायर 3x प्लस 2 बराबर 0। मैंने देखिएगा, इसका विवेचक निकालना है। क्या निकालना है? विवेचक। समझ जाइए, इस प्रश्न को कंपैरिजन करेंगे इससे, ठीक है, ना मत घुमाइए, रहने दीजिए। इस प्रश्न को इससे कंपैरिजन करेंगे तो a का मान क्या है? a का मान क्या होगा? 2। तो a का मान क्या होगा? 2। और b का मान 3 और c का मान 2। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 2। 3 के 9, अच्छा 2 8 2 16, 16 में से 9 गया माइनस 7। डी का मान माइनस में आया, किसमें आया? तो इसमें कौन से शर्त को पालन करेगा? कौन शर्त? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड में। तो सेकंड में जब फॉलो करेगा, क्योंकि डी का मान माइनस में आया, माइनस में जब आएगा तो इमेजिनरी होगा। क्या होगा? जिसको हम लोग बोलते हैं मूल अवास्तविक और असमान। तो ये तो डी निकल गया, तो प्रश्न पूछता है कि डी का मान निकालें। किसका मान निकालें? तो डी का मान निकाले तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब कहे कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए भी डी निकालना पड़ेगा। बिना डी निकाले मूलों की प्रकृति बता ही नहीं सकते हैं आप। तो डी का मान लिखिएगा। अब यहाँ से बढ़ने का तरीका, जब आपको मूलों की प्रकृति पूछा जाए तब तो लिखिएगा, यहाँ से देखिए
चूंकि d लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, बोलिए लेस देन 0, इसलिए मूल क्या होगा? अवास्तविक। क्या होगा? अवास्तविक और असमान। असमान। समझ गए बात? तो वैसे आप d निकालिएगा। d हम अभी दे रहे हैं आपको निकालने के लिए। और d का मान अगर प्लस में आए तो कौन सा भाषा लिखिएगा? पहला भाषा। ये दिखाइएगा। अब माइनस में आए तो क्या कहिएगा? आप बराबर आ जाएगा तो अभी देते हैं एक प्रश्न, तब तक इतना छाप लीजिए। छापे। जीरो आएगा डी ग्रेटर देन 0। क्यों? प्लस में आ रहा है। प्लस में आएगा तो हमेशा कहेंगे कि डी ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस में आएगा तो लेस देन 0 होगा। चलिए देखिए, चलिए अब देखिए बाबू, a का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। और b का मान 8 है और c का मान क्या है? आपको पता है, ठीक। d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है? 1 है और c का वैल्यू 15, तो 8 64 और 15 चौके 60, तो 64 में से 60 घटेगा तो क्या? 4, तो d का मान क्या होगा? 4। तो अब बताइए बाबू, ये प्लस में आया कि माइनस में आया? तो लिखिएगा चूंकि d ग्रेटर देन 0, d क्या होगा? ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल क्या होगा? वास्तविक और क्या होगा? असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा। ठीक, इतना क्लियर सभी का? अब देखिए, ऐसे प्रश्न सीधे सीधे जब कहीं भाग सही हो तो पूछ देगा, ठीक है। अब देखिए आपसे प्रश्न कैसा पूछा जाता है, ये विवेचक से ही अभी प्रश्न उठा रहे हैं। इसमें कहेगा ना बाबू कि के का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करिए? के। ऑलरेडी कह देगा कि ये जो है ना, इसका मूल वास्तविक और असमान है। मूल क्या है? वास्तविक है, तो के का मान ज्ञात कर दीजिए। इसमें के कहीं रख देगा, केवल रूट देकर ना। एक बार ये प्रश्न पूछा है पहले का, ठीक, तो कितना लोग रूट देकर छोड़ देता है, कहते हैं रूट आ गया छोड़िए, ऐसे केवल देखता है। तो सुनिए, ए का मान क्या है? ए का मान 3√3। ए का मान है आपका 3√3, और बी का मान क्या है? 10, और सी का मान √3। चूंकि डी बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है, तो d बराबर b² यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3√3 और c का वैल्यू √3, तो 10 का 100, 4 12 और √3 तो नहीं, इस पर गौर कीजिएगा। √3 या √3 तो एगो 3 लिखते हैं, या √3 अगर यार तेज बन रहा है तो 3 के 9 और 9 के वर्गमूल 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 बढ़ती 36, 100 में से 36 गया 64, डी का मान क्या आया? 64। समझ गए? तो ये रूट दे करके आप छोड़िएगा नहीं, बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। एक देते हैं के वाला, इस पर जो हर बार आपको गुमराह कर रहा है क्वेश्चन, ये वाला बना लीजिए। अब टाइम हो गया है, आज तो टाइम कुछ ज्यादा खींचा गया ना जी, लेकिन टाइम और नहीं मालूम चला। सर मत पढ़ाइए तो मैथ। ठीक है सर, पढ़ाइए दूसरा सब्जेक्ट। पढ़ाई से उर्दू पढ़ाइए। उर्दू को क्या कहते हैं? कहाँ पढ़ाइए? अल्लाह हिंदी में क्या कर रही हो? मेरा ना उर्दू वाला ना पेपर ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर से बन के आ जाएगा। सर होमवर्क दे दीजिए ना इसी पे। तने को है बना दीजिए। सर के लिखिए बाबू, के किस मान के लिए, किस मान के लिए किस मान के लिए मूल द्विघात
समीकरण समीकरण सर के बाद जी आता है। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एबीसीडी में बोल रहे हैं 9x स्क्वायर 6 x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और ऐसे बनेगा क्या? वास्तविक और रुक जाइए समान होगा समान होगा। कितना बार पूछ रहा है बाबू? वास्तविक और समान होगा। चलिए बनाइए आप। विवेचक से होना नहीं विवेचक से है कि इस मान के लिए वास्तविक और समान कर रहा है ना, तो जरूर आपके माइंड में आना चाहिए कि मूलों की प्रकृति क्या होता है। आप उसे विवेचक निकालिए। तो वास्तविक और समान कर रहा है, तो वास्तविक और समान कर रहा है तो डी जरूर निकालना होगा और इस पर बैठाइएगा, निकलेगा। चलिए बनाइए। बनाए क्या? चलिए देखिए, ए का मान समय नहीं है, ठीक है। ए का मान 9, बी का मान 6 के, सी का मान 4। चूंकि डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी का मान है 6 के का होल स्क्वायर माइनस 4, 9 80 का वैल्यू 4, तो 6 के 36 के स्क्वायर 9 चौके 36 चौके 4 चौके 16 9 144। डी है बाबू, डी का मान इस रूप में निकला। एक कंडीशन दिया है कि मूल वास्तविक और समान होने के लिए देखिएगा, चूंकि ऐसा करो 6 का स्क्वायर 36 के स्क्वायर का लिखो आएगा नहीं बाबू? देखिए तो रुक जाइए, 6 के है ना बाबू, तो 6 के गुने 6 के, बोलिए ये बराबर 2 के बराबर 2। अच्छा ठीक है बाबू, देख लेते हैं। देखिए 6 का 36 और के स्क्वायर ना होगा, तो देखिए मूल वास्तविक और समान होने के लिए आप जानते हैं ना कि डी का मान क्या होता है? लॉटू होता है। तो देखिए 36 के स्क्वायर बराबर माइनस 144 बराबर क्या? 0। तो 36 के स्क्वायर बराबर माइनस से तो उधर जाएगा तो 144 होगा, तो के स्क्वायर बराबर 144 बटा क्या? 36। तो 36 चौके 36 चौका कितना? 144। 6 चौके 24 का 4, 4 12 तो 14, तो के स्क्वायर का मान क्या? 4। तो के का मान √4, तो के का रियल मान क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, ठीक, तो 2। चलिए उतार लीजिए। तो ऐसे प्रश्न पूछता है। और एक बात और जानिए, बनवाएंगे नहीं लेकिन आप समझ जाइए। और कहेगा इसी प्रश्न को कहेगा कि मूल वास्तविक और असमान है। यहाँ पे क्या कहेगा थोड़ा समझिए, उसके बाद लिखिएगा। मूल वास्तविक और असमान है, क्या कह देगा? और समान। तो जानते हैं कौन कंडीशन लिखिएगा? यहाँ से कंडीशन घूम जाएगा। असमान और वास्तविक होगा तो डी लेस देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करिएगा? 0 चलिएगा। यही दो पूछेगा आपसे कि मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और असमान है, मतलब ये अवास्तविक वाला नहीं पूछता है कभी भी ये, ठीक है। तो डी लेस देन इक्वल टू क्या करिएगा? 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखिएगा। और डी का मान जो है ये वाला ये रखिएगा यहाँ पे 36 के स्क्वायर माइनस 144 ये लेकर चलिएगा, ठीक है। तो 36 के स्क्वायर इसको भी लेकर चलिएगा, वैसा ही 144 हो जाएगा। तो 36 क्या 4, तो के स्क्वायर ग्रेटर देन 4, तो के ग्रेटर देन 4 को तो 2 के स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर है करेंगे ना, चाहे रूट में उधर ढकेल दीजिए। तो के ग्रेटर देन √4, तो के 4 का वर्गमूल कितना? 2। तो ये आंसर मारिएगा, ये वाला देख रहे हैं जो क्वेश्चन को घुमा देगा कि वास्तविक और असमान, तो ये वाला ऐसे दिया रहेगा, ठीक। तो ऐसे भी दिया रहेगा ऑप्शन में, देखिएगा देता है कि के ऐसे के ऐसे
अके ऐसे अके ऐसे ऐसे ठीक चारों ऑप्शन चारों क्या के क्या? सब ऊपर ऐसे होगा कौन होगा आंसर सुनिए ना हाँ? भाई ये माइनस नहीं है बराबर है कह रहे कि छोटा भी है और बराबर भी है ठीक है